स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो प्रोग्रामिंग करते वक्त आपके पास दो तरीके के मेमोरी एलोकेशंस अवेलेबल होते हैं। हम दोनों मेमोरी एलोकेशंस के बारे में अगर बात करना चाहें तो एक होता है हमारे पास स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो अगर आपने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया है, फॉर से एग्जांपल आपने लिखा है इंटीजर मेन और इसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स डिजाइन किए हैं इंटीजर a, b, c और आपने से सपोज इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है इस पे हमारा अभी फोकस नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। सो अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस और कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये पर्सन जो भी है, ये प्रोग्राम जो भी रन करा रहा है, ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल्स के कंसेप्ट में तो ये कितनी मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। सर ये 3 यूनिट ऑफ इंटीजर्स क्या करेगा, एक यूज करेगा। सो अगर हम कहें कि इंटीजर अगर हमारे पास 4 बाइट का होता है तो 4 इंटू 3, क्योंकि 3 वेरिएबल्स मैंने इंटीजर के क्रिएट किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 बाइट मेमोरी स्पेस क्या करेगा, यूज करेगा अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है। सो इस तरीके का मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो हम जनरली जिस कैटेगरी में रखते हैं वो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर मैं प्रोग्राम को देखने के बाद ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कंपाइल टाइम पे कि ये प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर कितने बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। इसको हम नेक्स्ट जो वर्ड है जिससे बोलते हैं वो है रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। सो रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ऑलरेडी है उस वक्त यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी को एलोकेट करना, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। बट द थिंग इज व्हाई वी आर डूइंग दैट, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्यों कर रहे हैं हम। सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ एक प्रॉब्लम थी। फॉर से एग्जांपल अगर आपने 100 ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं एरे के एंड आपने कहा कि मैं सर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज करूंगा और फॉर से एग्जांपल n की वैल्यू है 5। इन दैट केस अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो हम 100 में से केवल और केवल 5 ब्लॉक्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इन एनी केस 95 ब्लॉक्स जो है मेरे, जो कि मैंने क्रिएट तो किए हैं लेकिन मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूं, दैट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ये हमारा मेमोरी का क्या है, वेस्टेज है, जिसको हम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, बहुत कम मेमोरी को क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। सो प्रैक्टिकली यहाँ पे 400 बाइट्स मैंने एलोकेट किया है क्योंकि एक इंटीजर जो होता है वो बेसिकली 4 बाइट्स का होता है। सो 100 ब्लॉक अगर आप क्रिएट करोगे, 100 ब्लॉक्स विल टेक 400 बाइट्स और मैं यूज कितने कर रहा हूँ सर, 20 बाइट्स ओनली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 380 बाइट्स जो मेमोरी के ब्लॉक है या स्पेस है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ने रिमूव किया है। सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ये कहना है कि आप रन टाइम पे जितने भी ब्लॉक आपको चाहिए वो सारे ब्लॉक्स आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए, पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते कैसे हैं, हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्पेशल हेडर फाइल बनाई गई है stdlib.h और इस हेडर फाइल के अंदर कुछ फंक्शंस रखे गए हैं जैसे malloc, calloc, realloc एंड फ्री। ये 4 फंक्शंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो ये फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं सर, malloc और calloc जो है वो मेमोरी एलोकेट करने का काम करते हैं रन टाइम पे। realloc एलोकेटेड मेमोरी की साइज को इंक्रीज करने का काम करती है। अगर आपको रन टाइम पे ऐसा चाहिए कि जितना ब्लॉक आपने क्रिएट किया उससे ज्यादा ब्लॉक आप यूज करना चाहते हैं तो realloc से आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। फ्री जो होता है वो जितनी भी एलोकेटेड मेमोरी है उसको डिलीट करने का काम करता है, या ये मैं कहूँ कि जो यूज्ड मेमोरी है उसको वापस से फ्री मेमोरी के तौर पे ट्रीट करने का काम करता है। सो यहाँ पे हम फ्री को यूज करेंगे जब हम हमारे मेमोरी ब्लॉक का जो टास्क है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उस मेमोरी ब्लॉक को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। बट इन फंक्शंस को लिखते कैसे सर, सबसे पहले हम बात करेंगे malloc फंक्शन के बारे में। सो malloc फंक्शन बेसिकली किस तरीके से काम करता है सर, malloc फंक्शन जो होता है वो बेसिकली डिमांड करता है कि सर आप एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स जितनी आप क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप अपने फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो जब भी आप malloc फंक्शन को पास कॉल करेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ बाइट्स जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सर नंबर ऑफ बाइट्स का मतलब क्या हुआ, फॉर से एग्जांपल अगर आपके पास n नंबर्स आपको स्टोर करने हैं, फॉर से एग्जांपल n की वैल्यू 5 है
तो 5 इंटीजर नंबर अगर मुझे स्टोर करने हैं तो मुझे कितना स्पेस चाहिएगा, 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 बाइट। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 20 बाइट्स लिखना पड़ेगा। अगर ये तरीका जो है वो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो मैंने इसलिए इसको क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। हमने कहा कि सर यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लोगे n की, इनटू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4। सो हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे 20 बाइट्स लिखने के बजाय हमने ये कहा कि इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो 4 बाइट्स होती है, और यूजर से हम ये पूछेंगे कि उसे कितनी वैल्यूज स्टोर करनी है, एंड दैट वे यहाँ पे हम n × 4 करके मैलॉक को पास कर देंगे, तो नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे आ जाएगी। बट सर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बात करूं इंटीजर की जो साइज होती है वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, कंपाइलर के ऊपर। अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग साइज होती है। तो उस केस में सर यहाँ पे 4 लिखना ये सही नहीं होगा। तो हम इसको वापस से एक स्टेटमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। विल से कि यहाँ पे हम n इंटू क्या कर देंगे, साइज ऑफ इंटीजर कर देंगे। सो अगर साइज ऑफ इंटीजर हमने किया है तो जिस भी कंपाइलर पे इस कोड को आप रन करा रहे हो उस कंपाइलर पे जो भी इंटीजर की साइज होती है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, और उससे आपके उतने ही ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे जितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट आपको है। चलिए, हमने ब्लॉक तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब इस ब्लॉक को एक्सेस कैसे किया जाए। सो हम फॉर से एग्जांपल अगर हम बात करें 20 बाइट्स का ब्लॉक, तो हमने 20 बाइट्स का ब्लॉक तो क्रिएट कर लिया है, बट इस ब्लॉक को कैसे यूज किया जाए, बिकॉज एरे के अंदर जहां पे हमने एरे को डिक्लेयर किया था इस तरीके से हमें पता था कि पहला ब्लॉक जो है वो A0 है, दूसरा ब्लॉक जो है वो A1 है। सो ये इंडेक्सिंग हमारे पास अवेलेबल थी, इस वजह से हमने लूप चला के इस ब्लॉक को क्या कर लिया था, एक्सेस किया था। बट यहाँ पे हमने क्योंकि ब्लॉक जो क्रिएट किया उसका कोई भी नाम नहीं है, तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैलॉक ने ही आपको दे रखा है। मैलॉक ने ये कहा कि सर जो भी ब्लॉक का साइज आपने डिमांड किया है वो अगर हमने क्रिएट कर दिया तो यहाँ से हम उस ब्लॉक का बेस एड्रेस रिटर्न करेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने वो ब्लॉक सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया तो यहां से हम उसका बेस एड्रेस रिटर्न करेंगे। हमारे प्रीवियस पॉइंटर के नॉलेज की वजह से हम ये जानते हैं कि अगर हमें किसी भी ब्लॉक का बेस एड्रेस मिल जाए तो हम उस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं और उससे वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे बेस एड्रेस को यूज करके और इस ब्लॉक को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज असाइन करेंगे और वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। तो सर बेस एड्रेस जब रिटर्न करेगा मैलॉक तो हम इसे कहाँ स्टोर करेंगे, सर हम एक पॉइंटर में इसको क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा मैलॉक n इंटू साइज ऑफ इंट। सो यहाँ पे हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि पॉइंटर्स बेसिकली एड्रेस को स्टोर करते हैं, और मैलॉक जो भी एड्रेस रिटर्न करेगा इस ब्लॉक का बेस एड्रेस वो हम p के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आता है जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर इस ब्लॉक के अंदर किस तरीके की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से कि सर इंटीजर टाइप का, इंटीजर यहाँ पे लिखा है इसका मतलब इंटीजर ब्लॉक ही होगा। बट द थिंग इज साइज ऑफ इंटीजर बेसिकली यहाँ पे केवल 4 रिटर्न करने का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट लिखूंगा तो भी यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 4 रिटर्न होगा। सो साइज ऑफ इंटीजर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लेके आ रहा है, ये कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि ये ब्लॉक किस टाइप का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर मैलॉक जो है वो बाय डिफॉल्ट वॉइड टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइपकास्ट करेंगे। कैसे टाइपकास्ट करेंगे, अगर मैं इसको इंटीजर में यूज करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगा इंट स्टार। अगर आपने वॉइड पॉइंटर्स पढ़े हैं तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ईजी है समझना। यहाँ से जो भी एड्रेस आ रहा था उसको मैंने इंटीजर में टाइपकास्ट किया। हम इस स्टेटमेंट को वापस से सेम लिख देते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इस ब्लॉक को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है इस एड्रेस को, इसलिए यहाँ पे जो पॉइंटर होगा वो भी किस टाइप का बनाया जाएगा, इंट स्टार p टाइप का बनाया जाएगा। सो फाइनली अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हैं तो दिस इज योर फाइनल स्टेटमेंट जिससे आप ब्लॉक को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम इसको कंपाइलर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम n की वैल्यू को लेंगे यूजर से इनपुट में, कैसे हम पॉइंटर्स को क्रिएट करेंगे और कैसे मैलॉक को यूज करके रन टाइम पे मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके उसको यूज करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।